यूनिवर्ल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। जिम्मेदारी, फर्ज और जिम्मेदारी ये दो वर्ड हैं, अगर उनका आदमी सही इस्तेमाल करे, घर से लेकर समाज तक सुधार ही सुधार होता है। आज बैठे हुए हैं हम शफीक मेमोरियल स्कूल में और मेरे साथ रूबरू हैं जाहिद खान साहब जो प्रिंसिपल हैं। पहले मैं एक सिचुएशन आपको बता दूं, शफीक मेमोरियल स्कूल आज से 25-26 साल पहले यहाँ बहुत बुरे हालात थे। जाहिद सर जब इस स्कूल में आए, इन्होंने इन्वायरमेंट देखा, इन्होंने टीचर के साथ साथ स्कूल में जो इनके फराइज थे, जैसे स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं है, जैसे कोई लोग आ रहे हैं बाहर से वो स्कूल में आ जाते थे, उनकी रोकथाम करी। इनकी ही मेहनत है जो आज स्कूल जो है इतनी मजबूती के साथ समाज में अपना एक मकाम बनाने में फिर से कामयाब हुआ है। जाहिद साहब आपका इस्तकबाल है। अच्छा, कितना क्योंकि मैं भी आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ सर, मुझे पूरे हालत पता है, तब में और अब में सर कितना फर्क? 1994 साल था जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया और उससे पहले मैं एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा था। और आप जानते हैं पब्लिक स्कूल का जो एक माहौल, एक डिसिप्लिन पढ़ाई होती है, वो और हमारे अपने इदारों में जो पढ़ाई उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो जब मैं यहाँ आया, जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये एक अजीब सा स्कूल है कि बच्चे तमाम, एक तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बाहर घूम रहे हैं, टीचर्स तो मौजूद हैं, वो पढ़ा रहे हैं, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मुझे कमी नज़र आई वो डिसिप्लिन की। लिहाजा उस टाइम के प्रिंसिपल थे शमीम उस्मानी साहब, अब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। मैंने उनसे बात की, मैंने सर आपका स्कूल बहुत ख़राब है, ये तो बच्चे सब बाहर घूमते रहते हैं और यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम कुछ करना चाहते हो उसमें? मैंने जी मेरा दिल चाहता है, एक तो उस ज़माने में हम यंग थे बिल्कुल, तो मैंने कहा जी थोड़ा सख्ती करिए इनको यूनिफॉर्म के लिए, अगर आप इजाज़त दें और कोई डिसिप्लिन कोई टीम बन जाए। उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी कि आप करो जैसे करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ तो कोई इनिशिएटिव लेने नहीं चाहते। लिहाजा मुझे उन्होंने डिसिप्लिन चार्ज बनाया। जब मुझे चार्ज मिला डिसिप्लिन का, तो मैंने सबसे पहले तो यूनिफॉर्म के लिए सोचा कि बच्चे स्कूल के हैं, यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। यूनिफॉर्म हालांकि स्कूल में थी, लेकिन उसकी पाबंदी नहीं थी, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आने लगे। देखिए थोड़ी मेहनत की, एक टीम बनाई गई जिसमें काफ़ी टीचर्स भी थे, और फिर जब बातचीत की, हमने इनिशिएटिव लिए, मेहनत की, बहुत लंबी एक तवील कहानी है। मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि 6 महीने के अंदर अंदर स्कूल का डिसिप्लिन चेंज हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया, और 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ऐसा हो गया कि स्कूल के अंदर बच्चे क्लासेस में, टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा बाहर नहीं जा सकता। बच्चे बाहर जाके जो चाय वगैरह पिया करते थे वो भी बंद हो गया सिलसिला, और काफ़ी स्कूल के अंदर सुधार आया। जैसा कि आपने पूछा कि जब उस वक्त में और आज के वक्त में क्या फ़र्क है, देखिए आज के वक्त में ये फ़र्क है, मैं ये समझता हूँ, जहाँ जिस स्कूल में लगभग 1994 से लेके आज लगा लीजिए 2022-28 साल हो गए, कितना वक्त गुजर गया, लोगों ने बहुत तरक्की कर ली। कितने ऐसे इदारे चल रहे हैं दूसरे लोगों के जो मुस्लिम्स के नहीं हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन हमने अपने इदारे जितने थे उतने ही हैं, कोई इजाफा नहीं हुआ। 4-6 गिनती के वर्ल्ड सिटी में स्कूल हैं मुस्लिम, और उनकी हालत अभी भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं ये कह दूं कि मैं अब प्रिंसिपल बन गया हूँ तो मैंने जनाब बहुत बड़ा तीर मार दिया और स्कूल का ऐसा पहुँचा दिया, नहीं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, जो कुछ उसमें भी काफ़ी चेंज है, पॉजिटिव चेंजेस हैं। लेकिन जैसे आज की डिमांड है, ये इदारे जिस तरीके से होने चाहिए थे, मेरे ख्याल से अभी उसमें कोई कमी है। अपने इस स्कूल में आज के टाइम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अच्छा कर लिया, स्कूल में डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल का है, स्कूल में सिक्योरिटी है, बाहर का कोई आ नहीं सकता, पेरेंट्स के मिलने के लिए टाइम फिक्स है 12:30 से 1, जिस वक्त टीचर अपनी क्लासेस में नहीं होते हैं, बच्चे जा चुके होते हैं, बीच बीच में कोई आएगा नहीं, जो आएगा एंट्री करके आएगा, पानी है पीने के लिए, ठंडा बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब हो। हमारे टीचर्स भी बड़ी मेहनत करा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। जो मसला है वो ये है, मैं बार बार कहता हूँ, रिजल्ट का 100% आना ये बहुत बड़ा कमाल नहीं। रिजल्ट का 100% आने के साथ साथ ऐसी क्वालिटी का रिजल्ट आना चाहिए जिसके अंदर हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाके एडमिशन ले सकें। पहले भी यही हुआ करता था कि 4-5 बच्चे कॉलेज में चले गए, आज भी यही हो रहा है, थोड़ी तादाद मैं कहता हूँ बढ़ गई होगी, 4-5 की जगह 8-10 हो गया है। लेकिन अगर 100 बच्चों में से इतना परसेंटेज हो तो फिर 90% बच्चे तो फिर ऐसी बेकार हो गए। तो मेरी टीचर साहिबान से भी ये कहना है, दरख्वास्त है, मैं यहाँ अपने टीचर्स के जो भी टीचर्स हैं हमारे, उनसे कहता हूँ, खुदारा देखिए सरकारी नौकरियां हैं, सरकार अच्छे पे स्केल दे रही है, और हमारी जवाबदेही सरकार के साथ साथ अल्लाह ताला की। हम आज अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, और मैं नहीं समझता टीचर अगर पढ़ाने पे आए तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता कि वो पास ही, ठीक है 90% प्लस ना लाए, अरे 60-70% तो प्लस में आना चाहिए, लेकिन इसकी कमी अभी हमारे यहाँ
चल रही है, मुझे भी महसूस होती थी। मैं टीचर्स को भी इसमें ज्यादा दोष नहीं दूंगा। मेरे ही अपने स्कूल की इस वक्त मौजूदा मिसाल है कि 55 वैकेंसीज में से 22 खाली पड़ी हुई हैं। बताइए, जिस स्कूल में 1/3 टीचर मौजूद ही नहीं है, तो वो 1/3 का बोझ कौन उठाएगा? वो 2/3 उठाएंगे जो काम कर रहे हैं। सवाल ये जो सीटें जो खाली हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमने इंतजामिया की तरफ से अपने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज लगभग 1.5 साल होने को जा रहा है, हमने सीटों को, यानी जो हमारी यहाँ खाली जगहें हैं टीचर्स की, उनको भरने के लिए फाइल बनाकर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भेज दी। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या है? ये एक एजेंसी है, मदद से हमारे स्कूल के अंदर टीचर्स की तकर्री की जाती है। हमारे मैनेजमेंट के लोग भी बैठते हैं, लेकिन इजाजत वही देते हैं क्योंकि वो 95% पे करते हैं स्कूल। 1.5 साल होने के बाद अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने हमसे कहा, भाई आप गेस्ट टीचर की फाइल बना के भेजिए, हम आपको गेस्ट टीचर्स दे देते हैं जब तक के वो टीचर्स नहीं आते। बहरहाल हमारे लिए टीचर्स तो टीचर्स ही हैं। उन्होंने एक गेस्ट टीचर्स की फाइल बना के वहाँ भेज दी। वो फाइल भी अभी वही है उनके पास। हालांकि गेस्ट टीचर्स उन्होंने देना शुरू कर दिए हैं और कम से कम 4-5 स्कूल हैं, DAV है, रामजस है, DCM है, जिनको मैं जानता हूँ स्कूल में गेस्ट टीचर्स गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिए। लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव, हमने भी तो फाइल भेजी है और हमने उनसे कहीं पहले भेजी है, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक हमें गेस्ट टीचर्स ही नहीं मिले हैं। जब आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, जब तक नहीं है तो मैं कहना ये चाह रहा था, जो मेरे बाकी टीचर्स हैं 2/3, उनके ऊपर उन 1/3 का भी बोझ। अब बताइए, अगर 22 टीचर का बोझ वो 30-35 टीचर्स भी उठाएंगे तो वो फिर अपना जस्टिस बच्चों के साथ कैसे कर पाएंगे? एक बड़ी वजह है। काश यहाँ टीचर्स पूरे होते, सब टीचर्स अपना अपना काम करते, खूब मेहनत से करते, तो हम एक अच्छे रिजल्ट की तवक्को भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो स्कूल है ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। मैंने अभी जिस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात की है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार का एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी काम होते हैं स्कूल के अंदर, ये सब के सब दिल्ली सरकार के या उनके कायदे कानून के मुताबिक किए जाते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना हूँ, आज हालत ये हो गई है कि हम अपने इदारों में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं और उसका लॉस ये है कि उर्दू मिट रही है। जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर से हटके हम इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। हालत ये हो रही है, ना उर्दू हाथ में आ रही है ना इंग्लिश हाथ में आ रही है, पैसा वेस्ट हो रहा है। और उन स्कूलों में एडमिशन के बाद ये देखा गया 2-3 साल बाद उस बच्चे का नाम कटा दिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। उर्दू जुबान एक बल्कि बहुत मीठी, बहुत खुलूस वाली ज़बान। अब ये जो हमारे 4-6 चंद स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, ये उर्दू ज़बान उर्दू मीडियम के लिए बनाए गए थे। मैंने थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बनाए गए थे। आज भी ये हैं उर्दू मीडियम के ही नाम पर, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ रही है, उर्दू ज़बान इसमें मीडियम के हिसाब से तो लगभग समझिए खत्म हो चुकी। बस उर्दू एज ए लैंग्वेज जरूर इन स्कूलों में भी जिंदा है। अब ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसमें 2-3 चीजें लोग बोलते हैं कि खत्म होने की वजह क्या है, कि साहब एक तो उर्दू में किताबें नहीं होती, दूसरा उर्दू के अंदर बच्चे चाहते नहीं पढ़ना, टीचर चाहते नहीं पढ़ाना, और आगे जाके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में उर्दू मीडियम नहीं है। ध्यान रखिए, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, क्योंकि मुझे पता है उर्दू के अंदर आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उर्दू यूनिवर्सिटी बना रखी, और उर्दू मीडियम के अंदर दिल्ली में भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ वो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी आप उर्दू मीडियम से चल सकते। दिल्ली के अंदर कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे उर्दू चलती है। तो आप यह कहते हैं, रही बात किताबों की, किताबें पूरी उर्दू यूनिवर्सिटी की आती हैं। हमारे यहाँ सेंटर भी रह चुका है उसका, ग्रेजुएशन का, हमने देखा है उर्दू में किताबें आती हैं। और स्कूल लेवल के ऊपर मैं यहीं की बात बता रहा हूँ आपको, दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली की गवर्नमेंट भी उर्दू में किताबें देती है और हमारे पास फ्री आती हैं बच्चों के लिए, हम उर्दू मीडियम के बच्चों को बांट। तो फिर सवाल ये होता है कि वो फिर उर्दू मीडियम के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे उर्दू? देखिए, उसकी बड़ी वजह यह है कि उर्दू के लिए सबसे पहले एक तो सभी लोगों को, उर्दू जानने वालों को भी और उर्दू नहीं जानने वालों को भी, भेदभाव खत्म। उर्दू हिंदुस्तान की और सिर्फ हिंदुस्तान की जबान। उर्दू तो बहुत पहले से है यहाँ, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इनकी तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल वाला मामला रहा है। अब जनाब, जो बच्चे यहाँ एडमिशन होते हैं, मेरे यहाँ स्कूल में तीनों मीडियम है, इंग्लिश, हिंदी भी और उर्दू भी, लेकिन मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा पेरेंट्स आते हैं इंग्लिश में एडमिशन चाहिए, सीट सबसे पहले इंग्लिश की फुल, फिर हिंदी वाले, भाई चलो हिंदी में दे दो। हम उनसे कहे हिंदी की फुल हो गई तो कहते जी एडमिशन तो कराना, हम कहते हैं उर्दू मीडियम में खाली, उसमें ले लो। नहीं, उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ना हमें, हमें अपनी जबान को हम ही खत्म कर रहे हैं सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम अपनी जबान को खुद खत्म कर रहे हैं। इतनी मीठी जबान, इतनी खुलूस वाली जबान, इसके लिए खुदारा आगे आइए, इसको मत खत्म कीजिए। और साथ में मैं मैसेज देना चाहूंगा 2-3 और भी लोगों को। स्कूल इंतजामिया जब टीचर्स की तकर्री होती है, हम ये कहते हैं उनसे कि हमें उर्दू नोइंग टीचर चाहिए, क्योंकि उर्दू मीडियम चलना है। हमारे यहाँ टीचर ऐसे आ जाते हैं जिनको हम अपॉइंट भी कर लेते हैं और वो उर्दू मीडियम के नहीं होते, तो वो एक अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम उर्दू सीख लेंगे,
6 महीने साल भर मैनेजमेंट दे देती है उनको, चलिए भी सीख लीजिए आप। लेकिन कई ऐसे उर्दू मीडियम स्कूलों में मिसाल है, मैं कहना नहीं चाहता हमारे यहाँ क्या, दूसरे स्कूल की आप देख लीजिए। उर्दू के नाम पे हमने नौकरी ली है, लेकिन उर्दू मीडियम में हम पढ़ाना पसंद नहीं करते। उर्दू के साथ कौन सा सलूक आप अंजाम दे रहे हैं? तो एक आदमी, एक प्रिंसिपल, अगर मैं चाहता हूँ भाई उर्दू सेक्शन, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कोशिश है, आज भी उर्दू के कुछ कुछ बच्चे हैं, किसी क्लास में 2, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 4। लेकिन मैं अपने टीचर से कह रहा हूँ जो उर्दू मीडियम का है ना, उसका मीडियम आप बदलेंगे नहीं। अगर मेरे पास शिकायत आएगी, आई विल टेक एक्शन। बच्चों को उर्दू पढ़नी है, उर्दू मीडियम में पढ़ता रहे। हाँ, अगर वो खुद ही चाह रहा है, उसके पेरेंट्स ही प्रेशराइज कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या करें? जब तक हमारी सीट होती है हम हिंदी और इंग्लिश में दे देते हैं। तो उर्दू के बारे में पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा, बच्चों को भी सोचना पड़ेगा, टीचर्स को भी सोचना पड़ेगा और इंतजामिया को भी सोचना पड़ेगा। हम मिलकर सोचेंगे तब ये बचेगी। और अगर ऐसा नहीं सोचा गया तो वो दिन दूर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा 50-1 साल की बात नहीं कर रहा, 5 से 10 साल में ये भी खत्म हो जाएगा और उर्दू एज ए लैंग्वेज भी खत्म हो जाएगी, अगर हमारा एटीट्यूड यही रहा। बच्चे खुद तैयार होकर स्कूल आ रहे हैं, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो कामयाब होंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने जरान साहब। मैं अक्सर अपने स्कूल में जब मॉर्निंग असेंबली होती है, और आप यकीन जानिए तो बच्चे आते हैं, उनकी आंखों में नींद होती है। ये बच्चों का कसूर नहीं मानता मैं, ये तो मासूम बच्चे, मैं कसूर मानता हूँ पेरेंट्स का। 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, कभी कभी तो 4-4 बजे तक हम लोग जाग रहे हैं। तो जब आप जाग रहे हैं तो बच्चे कैसे सोएंगे? वहीं आजकल तो एक और बड़ी बीमारी है, मोबाइल फोन। पहले नहीं होता था तो सुकून था कुछ, आजकल हर घर में देख लीजिए बच्चे मोबाइल फोन लेके बैठे हैं, कोनों में, छतों के ऊपर, गली मोहल्लों के अंदर। और मोबाइल फोन के बारे में मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए इसमें इंटरनेट है, ये अच्छा भी है और ये बहुत बुरा भी है। ये आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी दे सकता है, बना भी सकता है और आपको बर्बाद भी कर दे। हम पेरेंट्स तो बेफिक्र हो गए साहब, बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, अब आपको पता है वो क्या कर रहा है। हाँ, बड़े खुशी की बात है अगर वो उसमें अपनी किताबों को, अपने कोर्स के बारे में देख रहा है, ये चीजें भी अवेलेबल, कंटेंट अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है। अगर कोई उससे सीखना चाहता है, कुछ मोबाइल फोन से बनना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, तो ये कामयाबी की कुंजी भी है। हमारे स्कूल के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो स्कूल की ऑडिट का काम होता है, आप समझते हैं, वो 2 टीम है हमारे स्कूल के अंदर। तो दरियागंज में बहुत पुरानी टीम है हमारे स्कूल की, ऑडिट करते हैं। एक हमारे स्कूल के जो इनकम टैक्स मैटर्स को देखते हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको ये काम करना होता है। और आजकल मौजूदा जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो हमारे इसी स्कूल के पढ़ाए हुए मेरे स्टूडेंट हैं। रिजवान उनका नाम है, एक का नाम बिलाल है। यहीं आपके यहाँ जो गुरुद्वारा है उसके बराबर में उनका ऑफिस। वो लोग 5-6 साल से काम कर रहा है हमारे स्कूल का, और हमें खुशी होती है कि आज हमारे स्कूल के जो ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो हमारे के स्टूडेंट्स हैं। कुछ हमने देखे हैं जो वकील भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, अच्छी पोजीशंस पे भी गए हैं। 1-2 मुझे सुनने में आता है हिस्ट्री में कभी कोई IAS ऑफिसर भी रहे हैं। मैं तो इन चीज़ों का गीत गाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे समाज के, मेरे रियासत के, मेरे मुल्क के बच्चे पढ़ने के बाद हमारे यहाँ से पढ़ें, साथ में टीचर्स से भी मैं कहूँ खूब पढ़ाओ, उनको खूब मेहनत कराओ। मेरे के टीचर हालांकि बहुत पेन लेते हैं बाकी और स्कूल के मुकाबले में, लेकिन मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ। अरे बहुत पैसे मिल रहे हैं परमानेंट सैलरी के अंदर, सरकार तनख्वाहें दे रही है, कुछ इन बच्चों की तरफ भी हम देख लें। ये बच्चे बढ़ जाएंगे, और कोई ये क्या नहीं बढ़ सकते, बढ़ते हैं। मैं खुद एक बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, 7 बहन भाई थे हम लोग। मेरे वालिद जो बहुत छोटी मोटी नौकरी करते थे, लेकिन हम सब बहन भाइयों ने पढ़ा, क्योंकि हमारे माँ बाप की नजरें हम पर थी 24 घंटे, हम कर क्या रहे हैं। और आज यकीन जानिए हम सातों के सातों वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ में, अल्लाह का करम है, इनाम है उसका। तो अभी आप सुन रहे थे शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जाहिद खान साहब को। इंटरव्यू लेना आया था स्कूल की तरक्की के लिए, स्कूल लेना आया था कि स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। होना ये चाहिए था कि सर को अपनी बात बताना चाहिए थी, मैंने ये करा, मैंने ये करा, लेकिन दर्द है, दिल में एक दर्द है कौम के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए। और यही वजह है कि सर का जो मैं स्ट्रगल देखता हूँ, 0 से हीरो तक की कहानी है। वजह क्या है? घर की तरबियत से लेके और समाज को जो दिया है बेमिसाल है। इंग्लिश हम कर रहे हैं, ना इंग्लिश सीख पाते ना उर्दू सीख पाते हैं। वहीं नेट की बात करिए, ये 500 रुपये का कनेक्शन जो लेते हैं आप, इस 500 रुपये के कनेक्शन में आज पूरी कौम को बर्बादी के मुहाने पे खड़ा कर दे। मैं ये नहीं कहता जो नेट सर्विस दे रहा है उनकी गलती है, जी नहीं, ये गलती हमारे लोगों की है, क्योंकि 500 रुपये के अंदर पूरा घर उलझा हुआ है। हालत ये हो गई है कि आप जो पुरानी दिल्ली में सुबह उठने की जो रूटीन है वो हो गई है 3 से 4 बजे तक। कई फैमिलियाँ 2-2 बजे 3-3 बजे उठ रही हैं। ऐसे में बच्चे की मर्जी है, वो पढ़ने आ रहा है, तो आप देखिए कौम कहाँ जा रही है। वहीं सर ने एक बहुत बड़ी बात है, अपने टीचर्स की बहुत तारीफ की है। सर ने कहा है कि स्टाफ कम होने के बाद हमारे टीचर्स पे बहुत ज़्यादा लोड है, उसके बावजूद टीचर अपनी जो मेहनत है, अपनी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं जाहिद सर का जो मैसेज है
वो वाकई मैसेज जो है झंझोड़ने वाला है। और अगर मेरे व्यूवर्स ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ जो सर ने बात बताई है, बात क्या है, 28 साल का एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके ने शेयर किया है। यही एक्सपीरियंस अगर आप सुन के अपनी ज़िंदगियों में डाल लेते हैं तो आपके बच्चे, आपका माशरा जो है एक तालीम याफ्ता हो जाएगा और ये समाज बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।